वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लासेस में हम लगभग हमारे एडिटिंग से रिलेटेड सब टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। इसीलिए जो है आज की क्लास में हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एडिटिंग सेटअप के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है जब आप धीरे धीरे आगे काम करेंगे, आप मल्टीपल एडिटर्स के साथ, मल्टीपल डायरेक्टर्स के साथ कनेक्ट होंगे, तो आपको क्या करना होता है, आपको लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ता है, टीम अप करके काम करना पड़ता है। और उस टीम अप के अंदर देयर आर सो मेनी डिफरेंट पॉइंट्स जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इट इज गेटिंग वेरी हार्ड टू डू दिस एडिटिंग जॉब और टू फिनिश दिस एडिटिंग जॉब। तो उन पॉइंट्स के अंदर जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनके जिनके बिना लर्न होने की वजह से हम जो है प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। दोज आर फाइल रीलिंकिंग ऑप्शन। दो मैं अपनी क्लासेस के अंदर इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, बट आज हम उसी फाइल को रीलिंक करेंगे जो ऑलरेडी हम एडिट कर चुके थे और उसकी फुटेज अभी कनेक्ट नहीं हो रही है इन आउट किसी भी कंडीशन में। तो कैसे रीलिंक किया जाता है वो बताऊंगा। प्रॉक्सी फाइल्स के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी यानी कि लेट से आपके पास कोई हाई रेजोल्यूशन फाइल्स हैं एंड आप अभी किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे हो, मीनवाइल यू कैन वर्क विद अनदर एडिटर जो आपको वो एडिट करके रफ कट या जो भी शेयर कर सकता है। देन व्हाट यू विल डू, यू क्रिएट अ प्रॉक्सीज फॉर दोज फाइल। उसका रेजोल्यूशन छोटा हो जाएगा, उसका फाइल साइज छोटा हो जाएगा एंड यू विल शेयर इट विद योर सबऑर्डिनेट एडिटर। वो क्या करेगा, वो उस उन फाइल्स के ऊपर एडिट करेगा और फाइनल कट प्रो की फाइल आपको शेयर कर देगा। और फिर आप क्या करोगे, आप उसको रीलिंक कर लोगे वापस। सो रीलिंकिंग एंड एक्सएमएल, इट्स ऑल कनेक्टेड टू दिस प्रॉक्सी वर्क। फिल्म के अंदर भी हम ऐसा ही करते हैं। हम फिल्म्स में क्या होता है कि आप जो है प्रॉक्सी पर एडिट करते हो, क्योंकि रॉ फाइल्स पे एडिट करना इज इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप जो है प्रॉक्सी फाइल्स के ऊपर एडिट करते हो। देन आफ्टर डूइंग ऑल द एडिट, वो एक्सएमएल्स, वो फाइल्स जो हैं, वो आपकी टाइमलाइन का जो डेटा है वो शेयर कर दिया जाता है कलरिस्ट को। कलरिस्ट क्या करता है, उस एक्सएमएल्स को इंपोर्ट करता है, वहां पे पूरा करेक्शंस, कलर ग्रेडिंग्स करता है। देन सेंड इट बैक द हाई रेजोल्यूशन फाइल टू एडिटर। और एडिटर उसके बाद जो उसके पास बाकी फाइल्स आती हैं, लेट्स से म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स एंड ऑल, उन सबको भी उसके अंदर अटैच करता है और एक मास्टर एक्सपोर्ट शेयर कर देता है। तो एक्सएमएल्स, प्रॉक्सी एंड फाइल लिंकिंग का इसी पॉइंट पे यूज होता है। आज हम करके देखेंगे सब कुछ। अ, अगला जो पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज कॉपी और मूव क्लिप्स टू अनदर लाइब्रेरीज। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई रॉ फाइल्स या फिर आपने कोई स्टॉक फुटेज डाउनलोड करी, आपको नहीं याद आपने उसको कहाँ पे सेव किया है या फिर उसका नाम क्या है, किस नाम से आपने वो स्टॉक फाइल डाउनलोड की थी। बट आपको ये जरूर याद होता है कि आपने किस क्लाइंट के लिए या किस प्रोजेक्ट के लिए आपने उन स्टॉक फाइल्स का यूज किया था। तो आपके पास वो लाइब्रेरी है, एफसीपी की फाइल है, आप उस फाइल के अंदर आए और उस फुटेज को वहां से ड्रैग या कॉपी कर सकते हो अपनी नई लाइब्रेरी के अंदर जो हमने नया प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर द कॉपी और मूविंग क्लिप्स। ना सिर्फ क्लिप्स, बल्कि इसमें हम पूरा का पूरा इवेंट भी मूव कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा टाइमलाइन भी मूव कर सकते हैं। तो आज इस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है डिलीट जनरेटेड फाइल्स। बहुत बार बार रेंडर करने पर मेरा जो हार्ड ड्राइव है कॉन्टिन्यूसली फिलअप होना शुरू हो जाता है, उसमें जो है स्पेस कम रहना शुरू हो जाता है। और जब मेरा प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है या फिर जब मुझे लगता है कि अभी बहुत हार्ड ड्राइव में स्पेस इज गेटिंग वेरी लेस, उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में किया जाता है कि हम जितनी भी रेंडर्ड फाइल्स हैं, जितनी भी प्रॉक्सी क्रिएट्स किया हुआ है, उन सब फाइल्स को अब हम डिलीट करना शुरू करते हैं। कौन सी मेरे यूजेबल है, कौन सी नहीं है। और ये एक एक फाइल को सेलेक्ट करके डिलीट करना इज वेरी वेरी हार्ड, इसीलिए हम एक और एफसीपी के ऑप्शन का यूज करते हैं, दैट डिलीट जनरेटेड फाइल्स का। ऑन लास्ट वी विल यूज दिस कंसोलिडेट मीडिया का ऑप्शन। ये वो ऑप्शन है जब हम डर्टी एडिटिंग करते हैं, लाइक मेरे को नहीं पता, मैंने जो भी डाउनलोड किया, कोई फाइल डाउनलोड में पड़ी है, कोई डेस्कटॉप पे पड़ी है, कोई मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में पड़ी है, मैं मैसी एडिट कर रहा हूँ, मैंने अपनी फुटेज को बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया ही नहीं, मैंने उसकी प्लेसमेंट करी ही नहीं, मैंने उसे लोकेट रखा ही नहीं। सो सब मैस अराउंड प्रोजेक्ट है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मेरा प्रोजेक्ट डन हो गया है या फिर मैंने फर्स्ट कट शेयर कर दिया है, नाउ आई हैव टू टेक ब्रेक, माइट बी 4 5 डेज, और उसके बाद मैं दोबारा से एडिट बैठूंगा क्योंकि मेरे पास चेंजेस के ऑप्शंस आएंगे। तो मेरे लिए उन सब फुटेज को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है किसी एक जगह पे। अब एक एक फुटेज को टाइमलाइन में जाके ढूंढना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो उस केस में हमारा ये कंसोलिडेट मीडिया इज़ वेरी हैंडी। वो क्या करता है, सभी फाइल्स को अपने आप सर्च करता है और उनको एक बकेट के अंदर सेव कर देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिना आप कितनी भी अच्छी एडिट कर लें,
आप कहीं न कहीं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फँस ही जाएँगे। तो आज इन्हीं सबको देखने की ज़रूरत है। पहला जो पॉइंट है हमारा मीडिया मैनेजमेंट का, क्योंकि ये सब कुछ काम है मीडिया मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ फाइल रीलिंक, ठीक है? मैं कोई एडिट कर रहा था, कुछ टाइम के बाद मैं वापस आया या फिर मेरी हार्ड ड्राइव डिसलोकेट हो गई या फिर मैंने बाय मिस्टेक मेरी फुटेज को डिलीट कर दिया। किसी भी सिचुएशन के बेसिस पे जो मेरा टाइमलाइन था, उसमें कुछ फुटेज मिसिंग दिखा रहा है, कुछ फुटेज जो है वो दिखा रहा है, प्रॉपरली वहाँ शो कर रहा है, लेकिन अब मुझे बाकी की फुटेज भी उसमें कनेक्ट करनी है। ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि दोज़ फाइल्स आर मिसिंग ऑन माय सिस्टम, ठीक है? तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मिसिंग फाइल अपने आप कभी भी रीलिंक हो नहीं सकती हैं, आपके पास उनका बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप जितना भी काम करें एज़ एन एडिटर, लेट्स से डायरेक्टर ने आपको काम दिया, आपने वो काम को इम्पोर्ट किया, फुटेज को इम्पोर्ट किया आपने एफसीपी में और आपने उसका कोई भी बैकअप नहीं रखा और आपसे वो फाइल डिलीट हो जाती है। अब आप डायरेक्टर से बोलते हैं कि कैन यू प्लीज़ शेयर दैट फाइल, और वो अगर आपको ये बोल दे कि उसने उसका बैकअप रखा ही नहीं, तो नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू कनेक्ट दोज़ फाइल्स, क्योंकि आपके पास भी डिलीट हो चुकी हैं और उसके पास भी बैकअप नहीं है। सो कभी भी हमें दूसरे पे रिलाई नहीं होना है, दो वो प्रोजेक्ट उसका है, दैट इज़ हिज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक बैकअप्स एज़ मच एज़ पॉसिबल्स, लेकिन हमारा भी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस पूरे पे मेस अराउंड ना करें। तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट मेरे पास आता है, मैं पर्सनली उसको जो काम करता हूँ, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक छोटे वाले प्रोजेक्ट्स नहीं, छोटे इन द सेंस कि जिनकी ड्यूरेशन कम होती है, छोटे नॉट इन द सेंस कि जिनका अमाउंट कम होता है। अमाउंट से कोई भी चीज़ छोटी-बड़ी नहीं होती है। ड्यूरेशन कम है, तो छोटा प्रोजेक्ट है, ड्यूरेशन बड़ी है, तो बड़ा प्रोजेक्ट है। ड्यूरेशन कम में भी अगर एडवर्टाइज़िंग फ़िल्म है, तो डेफ़िनिटली उसका रॉ फ़ाइल बहुत हेवी होने वाला है। स्टिल मुझे वही सिस्टम फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अबाउट, सो डोंट मिसलीड टू छोटा प्रोजेक्ट एज़ मनी, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास वो प्रोजेक्ट था, स्मॉल था, यानी कि मैं 30 सेकंड्स 1 मिनट का प्रोजेक्ट कर रहा था और लेट्स से मैं किसी रील को एडिट कर रहा था और उस रील के अंदर मेरे पास जो शॉट्स थे मैक्सिमम 50 टू 100 शॉट्स होंगे और मैं उन्हीं के साथ ही जो है एडिटिंग कर रहा हूँ और उस केस में मैं उसको डबल बैकअप ले सकता हूँ। अगर मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसका जिसका फुटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, फाइल साइज़ बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको सबसे पहले प्रॉक्सी कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो दैट इज़ अवर नेक्स्ट पॉइंट, जो जो यहाँ पे भी मैंने लिखा था कि प्रॉक्सी को कन्वर्ट करना। तो प्रॉक्सी कन्वर्ट करते हैं, उसपे एडिट करते हैं और इस बीच में ऑटोमैटिकली आपके पास क्या रहता है, प्रॉक्सी फाइल्स आपकी जो है सेकंड बैकअप बन जाता है, ओरिजिनल फाइल्स आपके पास प्रीवियस बैकअप बन जाता है। अगर ये प्रॉक्सी फाइल्स के साथ कुछ मिसहैपन होता है, यू कैन गो बैक टू योर ओरिजिनल फाइल्स और आप उसे रिकन्वर्ट करके अटैच कर सकते हो अपनी टाइमलाइन के साथ। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अ, हम लोग स्टार्टिंग स्टेज में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस में फँसेंगे, क्योंकि एडिटर वो नहीं जो एडिट कर लेता है, एडिटर वो जो ट्रबल शूट भी कर सकता है। तो अब मैंने ये प्रोजेक्ट खोला, मेरे पास क्लाइंट ने फीडबैक दिया टू डू द चेंजेस और मैंने जब इस प्रोजेक्ट को खोला तो ये मिसिंग फाइल्स दिखा रहा है। तो अब मुझे कहाँ जाना है? मुझे मेरे बैकअप फाइल्स की तरफ जाना है। मुझे मेरे बैकअप हार्ड ड्राइव की तरफ जाना है और वहाँ पे जाके रिलोकेट करना है मेरी इन फाइल्स को। तो मैं क्या करूँगा? मैं उन फाइल्स को दोबारा से बैकअप करूँगा हमारे अ, हार्ड ड्राइव पे या इंटरनल हार्ड ड्राइव पे। तो मैंने वो बैकअप दोबारा से यहाँ ले लिया है। आप देखें तो ये ऑनलाइन क्लास के अंदर एफसीपी प्रोजेक्ट फुटेज के अंदर यहाँ पे मेरे शॉट्स पड़े हुए हैं, जो कि यहाँ नहीं दिखा रहा है, बैंगलोर, दिल्ली और पूना। तो अब मुझे करना क्या है, वो मैंने बैकअप लेट्स से ले लिया है और अब मुझे रिकनेक्ट करना होगा, मुझे इसको पाथ देना होगा सो दैट इट कैन फाइंड आउट दोज़ फाइल्स। तो उसके लिए सबसे पहला काम, मैं किसी एक फाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। उस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आई कैन गो टू फाइल एंड हिट रीलिंक फाइल, ठीक है? सो मैं जैसे ही रीलिंक ओपन करता हूँ, यहाँ पर मिसिंग फाइल आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम मिसिंग फाइल को ही सेलेक्ट किया है और उस फाइल का नाम आ रहा है और अब हम उसको लिंक कर सकते हैं दोबारा से। हम इसकी न्यू लोकेशन को चूज़ करेंगे और वहाँ पे लिंक करेंगे और यहाँ लिंक फाइल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल फाइल्स को भी चूज़ कर सकता हूँ। फाइल में जाके रीलिंक कर सकता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे मल्टीपल फाइल चूज़ है और मैं फिर दोबारा लोकेट करके उसको रीलिंक कर सकता हूँ।
नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम अपना डायरेक्टली इवेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने किसी भी फाइल को सेलेक्ट नहीं किया, मैंने पूरे इवेंट को सेलेक्ट किया एंड नाउ आई विल गो टू रीलिंक। और अब उस इवेंट के अंदर जितनी भी मिसिंग फाइल्स हैं, अगर मैंने ऑल पे क्लिक किया तो वो फाइल्स भी उसमें आ जाएंगी जो ऑलरेडी लिंक्ड हैं। लेकिन अगर मैंने मिसिंग पे क्लिक किया तो सिर्फ वही फाइल आएंगी जो मिसिंग है। मैं इन्हें लोकेट कर सकता हूँ, अपनी न्यू लोकेशन को चूज करूंगा एंड लिंक। इसके अलावा माइट बी और बाकी के इवेंट्स के अंदर भी कुछ रीलिंक फाइल्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे डायरेक्टली लाइब्रेरी पे जाके भी फाइल एंड रीलिंक कर सकता हूँ। अब उस केस में मेरे पूरी इस लाइब्रेरी के अंदर जिस जिस इवेंट के अंदर भी चीजें रीलिंक या मिसिंग होंगी वो ऑटोमेटिकली रीलिंक हो जाएंगी जब मैं उन्हें यहाँ पे राइट पाथ दूंगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम हमारी इस फुटेज फोल्डर को चूज करते हैं और इसमें जो फाइल्स मिसिंग है उन्हें रीलिंक कर लेते हैं। तो मुझे जाना होगा फाइल पे, मैंने फुटेज को चूज किया एंड आई विल हिट रीलिंक। मिसिंग फाइल को ही चूज करेंगे क्योंकि अगर मैंने ऑल किया तो वो फाइल्स भी चूज हो रही हैं जो ऑलरेडी है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें तो सिर्फ उन्हीं फाइल्स की जरूरत है जो मिसिंग है। तो अब हम इसको लिंक कर लेते हैं। इस बीच में मुझे लोकेट फाइल्स में जाना है एंड नाउ आई हैव टू चूज कि मैंने वो फाइल्स को कहाँ दोबारा से पेस्ट किया। और मैंने उन फाइल्स को पेस्ट किया था एएफटी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर और यहाँ पर एफसीपी प्रोजेक्ट्स में। एफसीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर एस क्रॉस के अंदर फुटेज में मैंने वो सारी फाइल्स को रखा हुआ है। तो मैं इस फुटेज फोल्डर को ही सिलेक्ट करूंगा, मुझे हर वो फाइल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस फुटेज फोल्डर पे चूज कर दिया और ये ऑटोमेटिकली लिंक कनेक्ट करेगा और जो भी लिंक उसे मिल जाएगा वो उसको मैच में यहाँ पे प्लेस करके दिखा देगा आपको। और अगर कोई फाइल उसे नहीं मिलती है तो वो यहीं पे वापस से रह जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बार कैंसिल करता हूँ और इस पूरे के पूरे लाइब्रेरी को अभी रीलिंक करता हूँ। मिसिंग फाइल्स के अंदर ही रहेंगे, लोकेट करते हैं। सेम मैंने वही फुटेज फोल्डर को लोकेट किया एंड चूज किया। अभी आप देखें तो सबकी सब फाइल्स लोकेट हो गई, अभी कोई भी ऐसी फाइल नहीं बची है जो इस पूरी लाइब्रेरी के अंदर कनेक्ट ना हो। और मैं यहाँ पर अभी ऑप्शन प्लेस करूंगा रीलिंक। रीलिंक करते हुए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये कि अगर आपकी फाइल्स का रीनेम कर दिया है आपने, ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल वो प्रॉब्लम करेगा। तो फाइल्स का रीनेम इंपोर्ट होने के बाद नहीं करना है, उनको एज इट इज उसी नेम पे ही छोड़ना है। बट फिर भी ये काफी सारी चीजें अगर आपको रीनेम करने के बाद भी उसका नेम याद है तब भी आप उसे रीलिंक कर सकते हो। आप उसका जब पाथ दोगे तो वो उसको कनेक्ट कर देगा, बट आफ्टर रीनेमिंग उसको नहीं पता चलेगा कि किस फाइल के साथ उसको कनेक्ट करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत फाइल का नेम इस फाइल का डाल देते हैं जो हमारा मिसिंग में है। लेट्स से मेरी 01 फाइल मिसिंग है और मैंने किसी और गलत वीडियो के 01 फाइल के साथ इसका लिंक कर दिया, तो अभी क्या होगा, अभी वो इस फाइल के साथ उसको रीलिंक कर देगा। तो ये पॉइंट्स हमें थोड़ा सा ध्यान रखने हैं क्योंकि सिस्टम को नहीं पता कि क्या चीजें लिंक होने वाली हैं, आप जो उसको गाइड करोगे वही वो लेगा। बट लेट्स से कि दो फाइल्स हैं, दोनों के नंबर 0101 है और जिसमें से एक फाइल MP4 है और दूसरी फाइल MOV है, तो वो रीलिंक नहीं करेगा उसको। ठीक है, क्योंकि वो जब भी फाइनल कट प्रो रीलिंक करता है वो एक्सटेंशन को, फ्रेम रेट को, फ्रेम साइज को, इन कुछ कुछ चीज़ों को भी आपस में मैच करके देखता है जिसके बेसिस पे वो लिंकिंग को करता है। अगर उनमें से कुछ चीज़ें उसको लगता है कि इट इज़ नॉट गेटिंग कनेक्टेड, लेट्स से आपने 2K फुटेज को 4K से कनेक्ट किया, फ्रेम रेट करेक्ट है, नेम करेक्ट है, एक्सटेंशन करेक्ट है, वो फिर भी उसको 2K फुटेज को 4K से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम हमारे वाटरमार्क शॉट्स को बिना वाटरमार्क शॉट्स के साथ में कनेक्ट करते हैं। इसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। दैट विल बी अवर लास्ट टॉपिक फॉर टुमारो क्लास और उसके साथ साथ हम कुछ और बातें करेंगे एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कल के लिए छोड़ देते हैं। सो रीलिंक करते हैं। आप देखें तो ऑटोमेटिकली सबकी सब फाइल रीलिंक हो गई। मैं अगर यहाँ फुटेज के अंदर आऊँ तो सबकी सारी की सारी फुटेज रीलिंक्ड है। यहाँ पे और भी जगह पे वो पॉइंटर्स और आप देखें तो इन मिसिंग फाइल्स दिखा रहा था और मेरी टाइमलाइन पे भी अभी आप देखें तो पूरा का पूरा एडिट दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या सेव करके रखना है, हमेशा हमें ये लाइब्रेरी को सेव करके रखना है। आपकी फुटेज आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे रह सकती है बट लाइब्रेरीज आपको स्टोर करना है, आपको डबल कॉपीज लेनी है, जितने भी बैकअप्स बना सकते हो, क्योंकि जब तक आपका ये टाइमलाइन या लाइब्रेरी है आप अपनी रॉ फाइल्स को कभी भी वापस रीलिंक करके अपनी टाइमलाइन को दोबारा से स्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये रीलिंकिंग का बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया था सो दैट यू कैन
अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं प्रॉक्सी पे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि फुटेज इंपोर्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिस्टम इज़ नॉट एबल टू हैंडल दिस हाई रेज़ोल्यूशन फाइल्स। ये स्टॉप कर रहा है, ये हैंग हो रहा है, ये जो है डिले कर रहा है प्ले में। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आपके फाइल्स का रेज़ोल्यूशन इज़ टू हाई, जिसको आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सो उस केस में मुझे क्या करना होता है, मुझे मेरे पॉइंट के सेकंड पॉइंट पे आना होता है। ओके, लेट्स से कि मैंने जो है अपना प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया, मैंने बनाया, एडिट भी कर लिया। बट एडिट करते हुए मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही है कि फाइल्स इतनी हेवी हैं, रेज़ोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि मेरे पास सिस्टम नहीं है उतना पावरफुल। आपको लगता है कि M1 M2s आर गुड सिस्टम्स, बट येस आई विल टेल यू कि जब आप 8 बिट या 10 बिट वीडियोज़ के ऊपर या रॉ के ऊपर या एडवर्टाइज़िंग या शॉर्ट फ़िल्म से रिलेटेड काम करोगे या वेब सीरीज़ के ऊपर काम करोगे या इवन वीडियो सॉन्ग्स के ऊपर भी काम करोगे, तो आपके ये सिस्टम्स बहुत हैंग करने वाले हैं। इवन आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ करते हुए भी हैंग करने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत बेटर सिस्टम्स चाहिए होते हैं। बट येस, हम क्या कर सकते हैं, हमारे एडिट्स में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके वी कैन मेक इट वर्क। हमारे ये बेसिक सिस्टम भी हमारे पावरफुल टूल की तरह काम कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि हमें एडिट करते हुए क्यों स्पीड चाहिए होती है, ताकि अगर मैं कोई कमांड हिट करूँ, प्ले, पॉज़, कट, कॉपी, अगर इनमें डिले होगा तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड स्लो हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस वीक हो जाएगा, आप कनेक्ट नहीं होगे अपने एडिट के साथ। तो हमें वो सिस्टम चाहिए होता है जो हमारी उन कमांड्स को बहुत जल्दी कनेक्ट कर ले। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हमारी फाइल्स को प्रॉक्सीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। और प्रॉक्सी क्या करता है, वो सेम फाइल्स का लो रेज़ोल्यूशन फाइल बनाता है और अपने पास स्टोर कर लेता है। अब हम एडिट करते हैं ताकि हमारा कमांड्स जो हैं वो जल्दी चलती रहें। हम उन लो रेज़ोल्यूशन फाइल्स पे अपना पूरा वीडियो एडिट कर लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं और फाइनल आउट से पहले हम उन्हें वापस से लिंक कर देते हैं हमारी ओरिजिनल फाइल्स के साथ। और ये प्रोसेस इतना सिंपल है फाइनल कट प्रो पे, इसको इसके लिए आपको कहीं पे अलग जगह रीलिंक नहीं करना है, कहीं पे अलग जगह जाके सेव नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम खुद से जनरेट करता है। अब वो कैसे करता है इसके ऊपर देख लेते हैं। लेट्स से कि मैंने ये प्रोजेक्ट एडिट कर रहा था बट मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, आई कैन क्रिएट प्रॉक्सीज़। सो मैं किसी एक फाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं उस फाइल पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ पर ट्रांसकोड मीडिया का एक ऑप्शन आता है। मैं अगर इस ट्रांसकोड मीडिया पे क्लिक कर लूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट प्रॉक्सी मीडिया, ठीक है? तो अगर मैंने इसे प्रॉक्सी मीडिया में क्रिएट किया तो ये इसकी एक डुप्लिकेट फाइल बना देगा लो रेज़ोल्यूशन के अंदर। उसको कहाँ सेव करेगा, वो अपनी लाइब्रेरी में, जहाँ आपका ये फाइनल कट प्रो का लाइब्रेरी है, इसी के अंदर ही इसको सेव करेगा। और फिर आप उन लो रेज़ोल्यूशन पे काम कर लेंगे एंड देन यू कैन रिकनेक्ट वापस। इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं थोड़ा डिटेल में। आप किसी एक फाइल को प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल फाइल्स को प्रॉक्सीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसकोड में आके। आप पूरे के पूरे इवेंट को फाइल में आके, ट्रांसकोड में आके प्रॉक्सी में क्रिएट कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी में जितनी भी फाइल्स हों, उनको भी ट्रांसकोड में आके, लाइब्रेरी पे आके आप उन्हें भी ट्रांसकोड कर सकते हैं। बट यहाँ देखें अभी ट्रांसकोड क्यों ऑन नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर में टाइमलाइन्स भी हैं, इसके अंदर ऑडियोज़ भी हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट फाइल्स, जिसकी वजह से आप जो है सिर्फ़ वीडियोज़ को ट्रांसकोड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ ऑल वीडियोज़ पे आऊँ, अब ये क्या करेगा, आपकी इस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी वीडियोज़ पड़े हैं, जहाँ-जहाँ, जिस-जिस इवेंट के अंदर भी पड़े हैं, उनको एक ही जगह पे सारा इम्पोर्ट कर लेगा या आपको दिखा देगा। अब आप इस फ़ाइल को जो है ट्रांसकोड कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, ये क्योंकि ये स्मार्ट फ़ोल्डर है, ये ट्रांसकोड नहीं होगा। मैं इसे सेलेक्ट ऑल यानी कमांड ए करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड ट्रांसकोड मीडिया करके क्रिएट प्रॉक्सीज़ क्रिएट कर लूँगा। अब ये प्रॉक्सी मैं किसी एक फ़ाइल की बना लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये प्रॉक्सी जाती कहाँ है और मुझे पता कैसे चलेगा कि प्रॉक्सी बन गया या नहीं बना। तो सबसे पहले किसी एक फ़ाइल को पिक करते हैं और इसको चूज़ करते हैं ट्रांसकोड मीडिया, और मैं इस फ़ाइल को क्रिएट प्रॉक्सी करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ ऊपर जो है आपने बहुत जल्दी से हुआ इसीलिए पता नहीं चला। यहाँ टॉप पर एंड टास्क के अंदर ट्रांसकोडिंग के अंदर प्रॉक्सी कन्वर्ट होगा। मैं एक और फ़ाइल को करता हूँ एंड विल सी हियर कि ये प्रोग्रेस बार आगे बढ़ेगा। मैं एक और ट्रांसकोड करता हूँ, क्रिएट प्रॉक्सी करता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। ये फ़ाइल भी बहुत जल्दी हो गया। हम 2-3 डिफरेंट फ़ाइल्स को ट्रांसकोड करते हैं एंड क्रिएट प्रॉक्सी करते हैं। अभी आप देखें तो यहाँ पे बार आया था और उसने बहुत जल्दी से उसको प्रॉक्सी कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि फ़ाइल का ड्यूरेशन जो साइज़ है या मैं कहूँगा लेंथ जो है वो
छोटी है, अगर ये लेंथ बड़ी है, आधे घंटे का वीडियो है, 10-10 मिनट के वीडियोज़ हैं या 1-1 मिनट के हैं, या फिर मैं कहूँ 30-30 सेकंड्स के मल्टीपल क्लिप्स हैं, या 4-4 सेकंड्स के थाउज़ेंड्स ऑफ क्लिप्स हैं, तो उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा उसको ट्रांसकोड यानी प्रॉक्सीज़ करने के अंदर। अब देखिए तो हमारी कुछ फाइल्स प्रॉक्सी हो गई हैं, कुछ फाइल प्रॉक्सी नहीं हुई हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन-सी फाइल प्रॉक्सी हो चुकी है और कौन-सी नहीं हुई है? उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको इस व्यूअर विंडो के अंदर यहाँ टॉप में व्यू पे जाना होता है। इस व्यू के अंदर आने के बाद जब आप इस डाउन एरो को क्लिक करोगे, तो यहाँ पर क्वालिटी के नीचे एक ऑप्शन है मीडिया। इस मीडिया के अंदर ऑप्टिमाइज़ मीडिया और प्रॉक्सी मीडिया 2 ऑप्शंस हैं। आपको क्या करना है, आपको इस प्रॉक्सी मीडिया के ऊपर पिक कर लेना है। अब आपका पूरा का पूरा फाइनल कट प्रो का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रॉक्सी मीडिया के अंदर एडिट करेगा। अब ये रॉ के अंदर एडिट नहीं करेगा। अगर मैं किसी भी ऐसी फाइल जिसका प्रॉक्सी कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसको देखूँ तो वो मिसिंग प्रॉक्सी दिखाता है, और जिन फाइल की प्रॉक्सी कन्वर्ट हो चुकी है, वो उनको प्ले कर रहा है। तो प्ले करके देखें। आपका सिस्टम जो है अभी ट्रेमेंडसली फास्ट हो जाएगा। इवन चाहे आप रॉ फाइल्स पे, चाहे आप 8 बिट पे आपकी रॉ फाइल्स क्यों ना हो, आप प्रोफाइल पे क्यों ना शूट किया हो, आपका 5K 8K तक की फुटेज भी क्यों ना हो, वो सब की सब अभी बहुत फास्ट प्ले होनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है? और जो भी फाइल्स हमारी अभी प्रॉक्सी नहीं हुई है, हमें क्या करना होगा, हमें उन फाइल्स को प्रॉक्सी कन्वर्ट करना होगा। लेट्स से अगर मैं कुछ फाइल्स को, ऐसी फाइल्स को भी चूज़ कर लूँ जो ऑलरेडी प्रॉक्सी हैं, तो क्या ये डबल प्रॉक्सी करेगा? नहीं, ये सिंगल प्रॉक्सी ही करेगा। मैं क्रिएट प्रॉक्सी करता हूँ, ये सिर्फ़ उन्हीं फाइल्स को प्रॉक्सी करेगा जो फाइल्स अभी तक प्रॉक्सी नहीं हुई हैं। ठीक है? तो अभी इसने बहुत जल्दी से ये सारी फाइल्स की प्रॉक्सी कर दी है, और जिन फाइल्स की प्रॉक्सी हो गई है, वो फाइल्स कनेक्टेड दिखाई देंगी टाइमलाइन के ऊपर, जिनकी नहीं हुई है, वो कनेक्टेड नहीं दिखाई देंगी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि आखिरकार ये प्रॉक्सीज़ जा कहाँ रहे हैं? सो मैं अगर इस पे किसी भी क्लिप को मेरे फाइंडर विंडो में या मेरे सिस्टम पे सर्च करने के लिए, या उसकी लोकेशन को देखने के लिए कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, मुझे क्या करना होता है, मुझे उस पे राइट क्लिक करना होता है और रिवील इन फाइंडर करना पड़ता है। अगर मैं इस रिवील इन फाइंडर को क्लिक करूँ, तो वो क्या करेगा, वो उसकी रियल लोकेशन यानी कि कहाँ पर ये आपने शॉट को इम्पोर्ट किया है, किस हार्ड ड्राइव से, किस फ़ोल्डर से, किस लोकेशन से आपने इसको पिक किया है, आपको उस जगह पर लेके चला जाएगा। ठीक है? तो ये तो हमने ओरिजिनल शॉट देख लिया, लेकिन प्रॉक्सी कहाँ पर है? प्रॉक्सी तो यहाँ कहीं भी नहीं दिखा रहा। सो दैट इज़ व्हाट दिस लाइब्रेरी इज़ ऑल अबाउट। ये क्या कर रहा है? ये इस लाइब्रेरी के अंदर प्रॉक्सीज़ को सेव कर रहा है, जिससे कि ये बहुत जल्दी इस मीडिया को प्ले कर पाए। कोई भी कनेक्शन बाहर का बिल्डअप ना हो और रेज़ोल्यूशन भी कम हो। तो सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं। ये फाइल का साइज़ जो है वो 1920 बाय 1080 है, और मैं यहाँ पे इस एस्क्रॉस एडिट के अंदर राइट क्लिक करके यहाँ पे शो पैकेज कंटेंट है। मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर इसके अंदर इसने प्रॉक्सी फाइल्स क्रिएट करी हैं, ठीक है? और कहाँ पर करी होंगी? सेम वही फ़ोल्डर के अंदर, वही इवेंट के अंदर जिस इवेंट में हमने फाइल्स को चूज़ किया था। तो हमने कौन से इवेंट में चूज़ किया था? फुटेज के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको फुटेज फ़ोल्डर पे वो फाइल्स मिलेगा। लेकिन ओरिजिनल फाइल्स का मतलब है कि जो हमारी वो फाइल्स जो हमारे यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इन फाइल्स को उसने कनेक्ट किया है, सॉरी, इन फाइल्स को उसने कनेक्ट किया है अपने पास, और ये एरो जो आप छोटा-सा देख रहे हैं, इसको शॉर्टकट फाइल कहते हैं। ये सिर्फ़ इसका कनेक्शन बिल्ड करने के लिए उसने बनाया है। इस फाइल का अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, तो जस्ट 5 केबी इज़ द साइज़। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ रेफ़रेंस फाइल है जो इनको ढूँढ रही होती है और ऑटोमैटिकली कनेक्शन बिल्ड कर रही होती है। लेकिन इसके नीचे एक रेंडर फाइल्स का भी ऑप्शन है, और उस रेंडर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे पीक डेटा, थंबनेल्स और ऐसा करके कुछ-कुछ ऑप्शंस हैं। सो मैं यहाँ पर फिर दोबारा से देखता हूँ, और यहाँ पे जो ये डॉट, डॉट, डॉट आप देख रहे हैं, अगर मैं इन फाइल्स को रेंडर कर दूँ, सेलेक्ट करके मॉडिफाई एंड रेंडर सिलेक्शन, तो ये फाइल्स जब रेंडर हो जाएँगी, तो वो रेंडर फाइल्स हमें यहाँ पर दिखाता है, पीक थंबनेल्स रेंडर्स, ठीक है? और मैं अगर टाइमलाइन पे आऊँ, तो यहाँ पे भी उन रेंडर में हाई क्वालिटी मीडियाज़, पीक डेटा, थंबनेल मीडियाज़ एंड रेंडर फाइल्स सब कुछ दिखाता है, ठीक है? सेम हमें जो ढूँढना है, हमें ढूँढना है प्रॉक्सी मीडिया। आई थिंक मैंने सही प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया है, मैं क्या करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करता हूँ मीडिया लाइब्रेरी पे, और इसको रिवील इन फाइंडर पिक करता हूँ। अभी आप देखें तो अब आई एम एट राइट पोज़ीशन, दिस इज़ द प्रोजेक्ट, और ये डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है।
मैं कहीं और पे जाके ओपन कर रहा था, इसीलिए मुझे इसके अंदर प्रॉक्सी फाइल्स नहीं दिखाई दिया था। मैं अगर इसको राइट करता हूँ एंड शो पैकेज कंटेंट करता हूँ, सेम फुटेज के अंदर जाते हैं, यहाँ पर फुटेज, और मैं इसको क्लिक कर लूँ, अ, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ट्रांसकोड मीडिया का भी एक फ़ोल्डर है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने इसे ट्रांसकोड किया था। सो ट्रांसकोड मीडिया, राइट क्लिक ट्रांसकोड, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे एक बना ट्रांसकोड, और कहाँ पे बना, वही फुटेज फ़ोल्डर के अंदर। उसके अंदर हमने क्या फ़ाइल बनाई थी, प्रॉक्सी बनाई थी, और उसके अंदर आप देखें तो आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो प्रॉक्सी बनी हुई, और इस बार ये शॉर्टकट नहीं है, ये अपने आप में एमबीज़ के अंदर फ़ाइल्स हैं। तो लेट्स से आपकी मेन फ़ाइल 1 जीबी की थी, उसने प्रॉक्सी कन्वर्ट किया और उसको एमबीज़ में डाल दिया। नाउ योर फ़ाइल इज़ वेरी लो रेज़ोल्यूशन, साइज़ भी स्मॉल है, एमबीज़ भी कम है, बिट रेट भी कम है, और वो हमारे सिस्टम पे बहुत आसानी से प्ले हो जाएगी। बहुत जल्दी हम उसपे एडिट भी कर सकते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, हम इन फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। दैट इज़ वेयर द नेक्स्ट पॉइंट विल आल्सो कम, दैट इज़ डिलीट जनरेटेड फाइल्स। ठीक है? तो अगर हमने प्रॉक्सी बना ली है, मैंने रेंडर कर दिया है, एंड देन आई थिंक कि अब ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, मैंने क्लाइंट को दे दिया, डन हो चुका है, बैकअप्स रखना है, तो मैं ये प्रॉक्सी फाइल्स को क्यों सेव करके रखूँ? मैं रेंडर फाइल्स को क्यों सेव करके रखूँ? दिस विल टेक लॉट ऑफ स्पेस ऑन माय हार्ड ड्राइव्स एंड ऑल, राइट? तो उनके लिए हम फिर इन फाइल्स को डिलीट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये टॉपिक अभी आगे आएगा कि कैसे डिलीट करना है, वो मैं बताऊँगा अभी आपको। तो ये हमारी प्रॉक्सी फाइल्स बन गई हैं। नाउ वी कैन वर्क ऑन दिस प्रॉक्सी। मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से सारी की सारी फाइल्स को प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फाइल्स नहीं है। सो ट्रांसकोड करते हैं एंड क्रिएट प्रॉक्सीज कर देते हैं, और आप देखें तो ऊपर से फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि फाइल्स आर ट्रांसकोडिंग, और जैसे ही ये लास्ट फाइल भी हो जाएगी, मेरा टाइमलाइन भी कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फाइल्स भी प्रीव्यू होनी शुरू हो जाएँगी। So now my system is ready to work on a high speed. अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एंड लेट्स से कि मेरा प्रोजेक्ट डन हो चुका है। अब मुझे हाई रेज़ोल्यूशन फ़ाइल ही चाहिए, मुझे प्रॉक्सी फ़ाइल्स नहीं चाहिए, और मुझे एक्सपोर्ट करना है हाई रेज़ोल्यूशन फ़ाइल को। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या चेंज करना होगा, मुझे इस व्यूअर विंडो के ऊपर यहाँ व्यू में सिर्फ़ प्रॉक्सी मीडिया की जगह ऑप्टिमाइज़्ड या ओरिजिनल मीडिया को चूज़ करना है। अभी जो है आपका ओरिजिनल डेटा कनेक्ट हो गया, प्रॉक्सी मीडिया हट चुका है, और आप अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्सएमएल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब ये एक्सएमएल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्यों होता है? हम अभी अपनी इस टाइमलाइन को नहीं देखते हैं, मैं इस टाइमलाइन को क्लोज़ कर देता हूँ अभी के लिए, और हमारा कभी भी टाइमलाइन क्लोज़ हो नहीं सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी नई टाइमलाइन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर इसको एज़ इट इज़ रहने देते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट, जिससे कि दिखाई देगा कि हमने अभी कुछ भी एडिट नहीं किया हुआ है। तो लेट्स से मैंने फुटेज इम्पोर्ट किया, और मैंने ये फुटेज, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट, और मैंने इस बीच में मेरे सबऑर्डिनेट एडिटर को हायर कर लिया या उसके साथ टाई अप कर लिया, और मैंने उसे बोला कि जो है मुझे इस तरीके से एडिट चाहिए है, क्या आप करके दे सकते हो मेरे लिए? अम, और उसने बोला कि ठीक है, शेयर द फुटेज। अब आपकी फुटेज जो है वो 50 जीबी की है, या 100 जीबी की है, तो आप क्या करोगे? आप सारी की सारी फुटेज उसको शेयर नहीं कर पाओगे, आपको फिज़िकली हार्ड ड्राइव उसको जाके देना पड़ेगा, या फिर अपलोड करना होगा, जो कि टाइम टेकिंग जॉब है। तो आप क्या करने वाले हो? आप ओवरनाइट उसकी प्रॉक्सीज़ कन्वर्ट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है? आपने उसकी प्रॉक्सीज़ कन्वर्ट कर दी। एक काम करते हैं, मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ नया, और वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। मैं एक नया फ़ाइल बनाया, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एडिट टू शेयर, ठीक है? मैं इसको कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। सो इस प्रॉक्सी वाली फाइल्स को नहीं करते हैं, मैं ओरिजिनल कुछ फाइल्स इम्पोर्ट करता हूँ। आपने वो सारी फाइल्स इम्पोर्ट कर ली, आपने इन सारी फाइल्स को ट्रांसकोड भी कर लिया, ठीक है? और ये सब ट्रांसकोड हो गया, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वापस से। सो ये सारी फाइल्स ट्रांसकोड भी हो गई हैं, एंड नाउ यू हैव टू गिव दिस प्रोजेक्ट टू योर सबऑर्डिनेट एडिटर। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जो लाइब्रेरी है, राइट क्लिक, रिवील इन फाइंडर,
आप इस लाइब्रेरी को बस अपने उस एडिटर को शेयर कर दोगे। एंड इस लाइब्रेरी को शेयर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कहने को ये एक फ़ोल्डर की तरह दिखता है, बट दिस इज़ अ एप्लीकेशन फ़ाइल। तो आप क्या करोगे, आप इस पे राइट क्लिक करोगे और वहाँ पे कंप्रेस कर दोगे इस फ़ाइल को, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये इसकी एक ज़िप फ़ाइल बना के आपको दे देगा। अब ये फ़ाइल आप अपने एडिटर को वी ट्रांसफ़र, गूगल ड्राइव, जिसके थ्रू भी आप शेयर कर दोगे, ठीक है? मैं इस फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ अभी, इस प्रोजेक्ट को भी क्लोज़ कर देता हूँ एंड यहाँ पर इस फ़ाइल के ऊपर आते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, लेट्स से कि आप वो एडिटर हो जिसने मुझे ये फ़ाइल शेयर करी है। मैंने इसको डाउनलोड किया, मेरे सेटअप पे लेके आया, मैंने इसे डबल क्लिक किया, ये कंप्रेस ऑटोमेटिकली हट गया इसका, मैंने इस कंप्रेस फ़ाइल को डिलीट कर दिया। इवन मैं चाहूँ तो इसे रीनेम भी कर सकता हूँ, मैं इसके आगे अ, जतिन कट लिख देता हूँ, क्योंकि वो आपने शेयर किया था, ये मेरा कट है। अभी मैं जब इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँगा और अगर मेरा यहाँ ऑप्टिमाइज़्ड मीडिया पे है, दो अभी यहाँ मेरे को दिखाएगा। अ, मैं एक काम करता हूँ, मैं रॉ फुटेज को भी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देते हैं। सो अभी आप देखें तो रॉ फुटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रॉक्सी मीडिया पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा फुटेज पूरा का पूरा दिखाएगा यहाँ। अभी मेरे पास कोई रॉ की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी फुटेज के बेसिस पे अपना न्यू प्रोजेक्ट एडिट कर लूँगा। मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ अपने कुछ-कुछ क्लिप्स को। लेट्स से मैंने कुछ एडिट कर लिया है यहाँ पे। म्यूज़िक भी लेट्स से मैंने यूज़ किया, मैं एक नया म्यूज़िक लेके आया। मैं कोई भी एक म्यूज़िक ले लेता हूँ और इस म्यूज़िक को भी यहाँ नीचे लगा लेता हूँ। ओके, तो अभी मैंने ये कुछ एडिट कर दिया है इसको और अब मुझे ये फ़ाइल एडिट करने के बाद आपको वापस से भेजनी है, ठीक है? सो व्हाट आई कैन डू इज़, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये एडिटेड लाइब्रेरी दोबारा से आपको शेयर कर दूँ, लेकिन अब क्या होगा कि अगर लेट्स से आपके प्रॉक्सी फ़ाइल्स में जो आपने प्रॉक्सी बनाया था, उसमें भी अगर 10 जीबी, 5 जीबी, 20 जीबी कुछ भी स्पेस रहता है। लेट्स से कि उसने 100 जीबी डेटा को 10 जीबी में कंप्रेस कर दिया, तो 10 जीबी तो मुझे दोबारा से अपलोड करना होगा ना, जबकि आपके पास तो उसकी हाई रेज़ोल्यूशन फाइल्स भी हैं। देन व्हाई आई शुड वेस्ट माय टाइम टू अपलोड, और आप भी अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे उसको अपलोड होते हुए वेट करने पे, ठीक है? तो इसके लिए हम हमारे टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सएमएल, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। जब भी आपके सबऑर्डिनेट एडिटर के पास और आपके पास आपका रॉ डेटा रहे या प्रॉक्सी डेटा रहे, तो अब दोनों अपने अपने सिस्टम के बीच में जो पूल का यूज़ कर सकते हो टू मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और वन एडिट टू अनदर एडिट, दैट इज़ दैट पुल इज़ अबाउट, दैट इज़ कॉल्ड एक्सएमएल्स। सो एक्सएमएल, ठीक है? एक्सएमएल फाइल्स होती हैं। इसको एचटीएमएल फाइल नहीं समझना है किसी को भी, एक्सएमएल्स आर डिफरेंट। और ये एक क्या करता है, ये सिर्फ़ एक टेक्स्ट फ़ाइल बनाता है और उस टेक्स्ट फ़ाइल को आपको शेयर कर देता है। जब आप उस टेक्स्ट फ़ाइल को इम्पोर्ट करते हो, तो आपका टाइमलाइन ऑटोमैटिकली या लाइब्रेरी ऑटोमैटिकली कनेक्ट हो जाता है। नाउ अगेन लेट्स से कि मैंने इस पूरी फ़ाइल को एडिट किया, उसके बाद मैंने इस फ़ाइल को एक्सपोर्ट एक्सएमएल शेयर कर दिया, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया एस क्रॉस जतिन एडिट कट, ठीक है? और मैंने इसको एक्सएमएल को सेव कर दिया। अभी आप देखें एक्सएमएल सेव करते हुए यहाँ पे देयर आर 2 डिफरेंट ऑप्शंस जो नीचे आ रहे हैं। आपको उसके अलावा किसी भी और ऑप्शन को चूज़ नहीं करना है। पहला ऑप्शन इज़ करंट वर्ज़न, यानी कि जिस भी वर्ज़न पे मैं काम कर रहा हूँ, सेम उसी वर्ज़न पे ये एक्सएमएल सेव करेगा। उसके नीचे है प्रीवियस वर्ज़न, यानी कि मैं जिस भी वर्ज़न पे हूँ, उसका पिछला वर्ज़न, लेट्स से कि मैं 10.5 पे काम कर रहा हूँ, तो 10.4 पे मेरे को उसका एक्सएमएल निकालना है। मैं 10.6 पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे 10.5 पे एक्सएमएल निकालना है। तो एक वर्ज़न पीछे जो है, आप इसका एक्सएमएल एक्सपोर्ट कर सकते हो और या फिर आप सेम वर्ज़न पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? लेट्स से कि आपका जो सिस्टम है वो 10.6 पे काम कर रहा है, फाइनल कट प्रो, और आपका सबऑर्डिनेट एडिटर 10.5 पे काम कर रहा है। तो वो 10.5 का करंट वर्ज़न जब आपको शेयर करेगा, तो आपके चल जाएगा। अपडेट कर देगा वो उस लाइब्रेरी को और प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 10.6 का वर्ज़न उसको शेयर किया करंट वर्ज़न पे, तो वो नहीं चलेगा। उसको आपको प्रीवियस वर्ज़न पे शेयर करना होगा।
ओके, तो ये एक छोटा-सा पॉइंट था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और अभी हम वापस से हाइड करते हैं ज़रा, या फिर हमारे फाइंडर विंडो पे आते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं और आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा-सा फ़ाइल है जो कि 8 केबी का है और इसके अंदर हमारा एक्सटेंशन भी एफसीपी एक्सएमएल है और आपको बस यही फॉरवर्ड करना है और आपका पूरा का पूरा टाइमलाइन आपके सिस्टम के ऊपर रेडी हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसी पॉइंट को दोबारा से देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करता हूँ। लेकिन जो एक प्रॉब्लम यहाँ पर फेस होगी, वो प्रॉब्लम क्या होगी? वो होगी ये म्यूज़िक फाइल। क्योंकि ये डेटा वो है जो आपने उसे शेयर नहीं किया, उसने खुद से यूज़ किया है और जो डेटा उसने यूज़ किया है, वो आपके पास नहीं है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इसे कनेक्ट कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके सबऑर्डिनेट एडिटर ने या आपके असिस्टेंट एडिटर ने या आपके फ्रेंड ने यूज़ किया है उस एडिट के अंदर जो डेटा आपने नहीं दिया है, आपको उस डेटा को उससे लेना होगा, ठीक है? और अब आपको क्योंकि फाइनल आप करने वाले हो तो प्रॉक्सी फाइल्स में नहीं लेना है, ओरिजिनल फाइल्स में लेना है, हाई रेज़ोल्यूशन फाइल्स में ही लेना है। दो इसके अंदर बहुत कम चीज़ें होने वाली हैं, या तो कोई स्टिल इमेजेस होंगे या तो फिर कोई म्यूज़िक्स होंगे। तो एमबीज़ में ही आने वाला है, जीबीज़ में तो फिर भी नहीं आने वाला है, ठीक है? तो वो फाइल्स आपको शेयर कर देगा या फिर उसने कोई स्टॉक वीडियोज़ डाउनलोड किए होंगे, एडिट करके आपको दिया होगा, तो वो स्टॉक वीडियोज़ के लिंक आपसे शेयर कर सकता है या फिर उनको डाउनलोड वाले फाइल्स को ही आपको शेयर कर सकता है। बट जो मेन काम था, जो हाई रेज़ोल्यूशन डेटा था, वो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है? तो ये म्यूज़िक 101% चाहिए होगा और ये म्यूज़िक हम क्या करते हैं, हम इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक फ़ाइल करते हैं, इसका नाम मैं लिखता हूँ एक्सएमएल टू शेयर। ये वो फ़ाइल है जो मैं अब वापस आपको देना चाहता हूँ। तो इसके अंदर मेरा ये एक्सएमएल फ़ाइल भी है और इसके अंदर मेरा वो म्यूज़िक भी है। बाकी की सब फ़ाइल्स को हम डिलीट कर देते हैं। हम एक और काम करते हैं, हमारे अ, कहाँ गया? हमारे इस म्यूज़िक को भी मेरे सिस्टम से भी डिलीट कर देते हैं, ताकि कहीं भी ना रहे और तब भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। सो क्लोज़ कर देते हैं इस लाइब्रेरी को, ऑलरेडी मैं डिलीट कर चुका हूँ इस लाइब्रेरी को, देखें तो डेस्कटॉप पे नहीं है। हमारे पास जो है वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सएमएल। मेरे पास बस ये फ़ाइल है जो जो लेट्स से कि आपने मुझे भेजी या मैंने आपको भेजी। अब आपको करना क्या होगा? पहले हमने क्या किया था, एक्सएमएल एक्सपोर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, एक्सएमएल इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है? तो मेरे को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, आप चाहो तो अगर आप किसी प्रीवियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जैसे कि अम, जैसे कि इसी एस क्रॉस पे आते हैं, ठीक है? इसी एस क्रॉस के अंदर मैं फाइनल कट प्रो पे ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें मेरा वो एडिट नहीं है जो हमने किया है, आप देखें तो वो कोई भी एडिट नहीं है उसके अंदर और मैं टाइमलाइन पे भी आऊँ, तो यहाँ पर भी देखें तो हमने हमने कुछ भी इम्पोर्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि उसमें अलग डेट था, अलग टाइम था। तो अभी मेरे को क्या करना होगा, आप चाहें तो इसी अपने एडिटेड प्रोजेक्ट के अंदर उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं या फिर क्लोज़ कर दें इस पूरे प्रोजेक्ट को और पूरा का पूरा नया एक्सएमएल इंपोर्ट करें। तो नया एक्सएमएल इंपोर्ट करने के लिए फाइल, इंपोर्ट एंड यहाँ पर एक्सएमएल आता है, जो कि अभी हाइलाइट नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कोई भी लाइब्रेरी बनाया नहीं हुआ है। कहाँ पे इंपोर्ट करेगा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो आपको सबसे पहले कोई तो लाइब्रेरी बनानी होगी, चाहे ब्लैंक, चाहे कुछ भी और मैं इसका नाम लेट्स से सुनित लिख देते हैं और मैं इसको लिखता हूँ सुनित मास्टर एडिट, ठीक है? बाहर ही बना लेता हूँ मैं इस लाइब्रेरी को और सेव कर देते हैं। तो ये एक मैंने नया लाइब्रेरी बनाया जिसमें कुछ नहीं है और मैं इसमें क्या इंपोर्ट करूँगा? मैं इसमें इंपोर्ट करूँगा एक्सएमएल जो कि मुझे जतिन ने बना के भेजा है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और इस एक्सएमएल फाइल पे आता हूँ जो मेरे पास आया है और मैं उस एक्सएमएल को सेलेक्ट करता हूँ एंड आई विल चूज़ इंपोर्ट। सो जैसे ही मैं इंपोर्ट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक टाइमलाइन आता है, कोई फुटेज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ टाइमलाइन है। मैं अगर इस टाइमलाइन को डबल क्लिक करूँ, तो आपको उस टाइमलाइन पे पूरा का पूरा एडिट किया हुआ मिल जाएगा, लेकिन उसमें ना तो कोई शॉट्स हैं जो कनेक्टेड हैं, ना ही म्यूज़िक कनेक्टेड है। शॉट्स हमारे पास पहले से ही थे, अभी मुझे क्या करना है, मुझे उसे कनेक्ट करना है। अब मैं प्रॉक्सी वाला कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं ओरिजिनल फ़ाइल वाला कनेक्ट करूँगा। तो हमारी ओरिजिनल फ़ाइल जो मैं अभी ट्रैश कर चुका था, उस ट्रैश को वापस से डाल लेते हैं, इससे पहले कि वो डिलीट हो जाए। तो मैंने फुटेज को वहाँ से ले लिया। म्यूज़िक अभी भी मेरे पास वही है जो
जतिन ने भेजा है, तो मैं वही वाला म्यूज़िक यूज़ करूँगा क्योंकि फुटेज मेरे पास ऑलरेडी थी। तो अब मुझे क्या काम करना है? मुझे मेरी एडिटिंग का वही काम करना है, दैट इज़ रीलिंक द फाइल। और ये रीलिंक करना कैसे है? मैं अपने इस टाइमलाइन को सेलेक्ट करूँगा, फाइल पे जाऊँगा, मैं इवन इस लाइब्रेरी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, फाइल पे जा सकता हूँ, रीलिंक कर सकता हूँ, मैं इवेंट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, फाइल पे जा सकता हूँ, रीलिंक कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है? इट्स ऑल। तो इस वक़्त तो मेरे लिए सिर्फ़ ये टाइमलाइन को रीलिंक करना है, तो मैं टाइमलाइन को सेलेक्ट करके रीलिंक कर देता हूँ। जितनी भी मिसिंग फाइल्स हैं उन सबको और लोकेट करते हैं और चूज़ कर लेते हैं। मैंने एएफटी के अंदर रखा है, एफसीपी के अंदर रखा है, एक्स क्रॉस के अंदर, यहाँ फुटेज में ही कहीं शॉट्स हैं जो मैंने दिए थे एंड आई विल हिट चूज़। सो जैसे ही मैं चूज़ करता हूँ, वो ऑटोमैटिकली ढूँढ लेता है कौन से वाले दिए थे और कौन से एडिट होके आए हैं, रीलिंक करता हूँ और आप देखें तो वो कनेक्ट हो गया। लेकिन ये क्या दिखा रहा है? मिसिंग प्रॉक्सी। ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरी फाइल्स जो हैं, वो ऑप्टिमाइज़्ड पे नहीं है, प्रॉक्सी पे हैं। तो मैं इन्हें ओरिजिनल पे क्लिक कर दूँगा और मेरा वो पूरा का पूरा एडिट जो एडिटर ने करके भेजा है, वो मेरे सामने हाई रेज़ोल्यूशन पे आ गया। अब इसके अंदर म्यूज़िक अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है? मुझे फिर इसी जगह पे आप देखें तो यहाँ पे एक आइकॉन भी आ रहा है, जो शो कर रहा है कि अभी कनेक्टेड नहीं है पूरा टाइमलाइन। मैं इसको फिर सेलेक्ट करूँगा, मैं फिर फाइल पे जाऊँगा, मैं फिर रीलिंक पे जाऊँगा एंड आई हैव टू चूज़ दिस म्यूज़िक और ये म्यूज़िक कहाँ होगा? जो फाइल उसने भेजा है। सो एक्सएमएल के अंदर म्यूज़िक और मैं इसको कर दूँगा चूज़। सो जैसे ही इसे चूज़ करें, ये भी कनेक्ट हो गया, रीलिंक कर देते हैं, मेरा म्यूज़िक भी इसके पीछे आ गया। अभी वो पूरा का पूरा कट मेरे पास आ गया है, अब मैं इसे फाइनलाइज़ करना चाहता हूँ, सीधा एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ हाई-रेज़ पे, मैं इसमें कुछ और आगे एडिट करना चाहता हूँ, इट्स ऑल अप टू मी आफ्टर दिस होल पैटर्न। राइट? तो यहाँ पर ये बहुत ही एडवांस कर देता है हमारी एडिटिंग को। हम ना सिर्फ़ मल्टीपल पर्सन्स के साथ काम कर सकते हैं, हम ना सिर्फ़ लो रेज़ोल्यूशन फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं, बल्कि हम बहुत ही जल्दी और एफ़िशिएंट वे पे हमारे प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। लेट्स से आपको एक फ़िक्शन मिला, फ़िक्शन के अंदर 10 सीन्स हैं, आपने 3 और एडिटर अपने साथ जोड़े और उनको 2-2 सीन शेयर कर दिया और उन्होंने डे एंड पे दोनों सीन एडिट करके आपको दे दिए। आपने भी बचे हुए सारे सीन्स एडिट कर लिए। अब आपके पास एक ही दिन में वो फ़िक्शन एडिट हो गया। हाउ अमेजिंग इट इज़, राइट? अगर कहीं पे उन्होंने उनका पोटेंशियल थोड़ा वीक है, वो उस लेवल पे एडिट नहीं कर रहे हैं जिस पे आप चाहते हो, तो आप उन्हें एज़ एन रफ कट एडिटर अपने साथ जोड़ सकते हो, राइट? उन्होंने जो कट आपको बना के भेजा, अब आप उसके आगे उसको फाइनलाइज़िंग कर सकते हो। लेकिन आपको पूरा का पूरा शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इसीलिए उन्हें चूज़ किया, क्योंकि वो आपके काम को थोड़ा आसान बना सकते हैं। राइट? तो ये जो हमारे 3 पॉइंट्स थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इन्हीं की बेसिस पे हमारे जो है एडिट्स बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से मीडिया मैनेज हो जाता है। इन सब का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? मीडिया मैनेजमेंट के लिए, राइट? तो मीडिया मैनेजमेंट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टूल, दो हमारी क्लास अभी बची हुई है एंड द टाइम इज़ रनिंग आउट, तो हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास, सो टेक केयर, लेट्स मीट इन अनदर डे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।